अभी चर्चा में क्या क्या रहा है, सबसे ज्यादा आप सभी जान रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का जो है हार्डकोर डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की तीखी प्रतिक्रिया, है ना, बहुत हो गया विनम्रता और वार्ता का दौर। हमारी विदेश नीति में 2016 के पश्चात पाकिस्तान को लेकर रुख बदला है ना। तो क्या कह सकते हैं कि 2016 के पश्चात भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान के प्रति कठोर नीति की उपस्थिति, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, है ना। एक इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, सिंधु जल समझौता पर पुनर्विचार या रद्द करने की मांग। बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल है, लेकिन फिर भी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। बलूचिस्तान का मुद्दा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद का उत्पादक व निर्यातक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना, है ना। ये लिखना नहीं है, ये सब चर्चा में जो रहा है ना। देखो, बहुत इतिहास पर प्रश्न नहीं आएगा, समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हुआ पहलुओं पर ज्यादा प्रश्न रहता है बच्चों। तो हमारा अप्रोच क्या है, विदेश नीति में क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या विवाद है, इन सब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे भारत अभी क्या कर रहा है, इंटरनेशनल मंच पर जो है आतंकवाद के निर्यातक और उत्पादक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की जो छवि है उसको एक्सपोज कर रहा है। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों अंजाम दिया, इसको लेकर हमने अपने सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जो दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा करके पूरे विश्व समुदाय को भारत की इस पहल को समझाने का कार्य कर रहा था। क्या भारत जैसा शांतिप्रिय देश क्यों पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है, उसके पीछे क्या कारण है। हालिया बहुत सारी आतंकी घटनाएं, चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, या सबसे ताजा तरीन पहलगाम आतंकी हमला, तो पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आने वाला देश नहीं है। अभी सबसे चर्चा में रही है कि जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जो आसिम मुनीर है, उसकी अमेरिका यात्रा, और अमेरिका यात्रा में न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग को लेकर भारत सहित पूरी दुनिया को धमकी दिया जाना, है ना। ये सब कुछ हालिया मुद्दे रहे हैं जो बताता है कि एक बचकाना विदेश नीति क्या होती है। किसी भी राष्ट्र का सेनाध्यक्ष कैसे ऐसे अननेसेसरी बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जारी करता है। और चर्चा में एक और भी रहे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध को खराब करने में चीन और अमेरिका की भूमिका, है ना। तो ये भी चर्चा में, इंडिया पाक संबंध को खराब करने में पहले अमेरिका, यूएसए तथा चीन की भूमिका। पहले अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध मधुर हो, और हाल के वर्षों में, विगत 1.5 दशक में, चीन भी यही मंशा के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। जो भी अमेरिका जैसा देश कभी नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, स्थायित्व का वातावरण बने, उससे उसका हथियार का निर्यात प्रभावित हो सकता है, दक्षिण एशिया में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा प्रभावित हो सकती है। तो पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया है, चाहे ईरान को काउंटर बैलेंस करना हो, चाहे अफगानिस्तान में अलकायदा ऑपरेशन को अंजाम देना हो। तो पाकिस्तान की सरजमी का प्रयोग उसने हमेशा अपने सामरिक हितों की प्रतिपूर्ति के लिए किया है। शुरुआत कहां से हुई, इसकी चर्चा आगे है। तो दोनों ही, पहले अमेरिका ने भारत पाकिस्तान संबंधों में कटुता घोलने का कार्य पहले अमेरिका ने किया, और आज भी कर रहा है। आप भी देख रहे हो कि ट्रंप का स्टेटमेंट कि भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल निर्यात करेगा जिसका खुद का ठिकाना नहीं है ना। अमेरिका तेल के क्षेत्र में वहां निवेश करेगा। ये सब बचकानी विदेश नीति का पार्ट है, और भारत पाकिस्तान संबंधों को खराब करने में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब हमारा देखो, क्लास का पर्पस होता है एनालिसिस करना, है ना। क्लास में फैक्चुअल कंटेंट पर हम लोग बहुत स्ट्रेस नहीं देते हैं कि कब कौन समझौता हुआ, क्या हुआ, वो आपके पास मैटर है। अप्रोच क्या होना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, संबंधों में तनाव के क्या बिंदु है, हालिया प्रयास क्या हुए हैं संबंधों को नॉर्मलाइज करने के, इसका क्या समाधान संभव है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संक्षेप में पाकिस्तान का परिचय, है ना। भारत पाकिस्तान संबंध साझा ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक, भाषाई, नृजातीय समरूपता के आधार पर पाकिस्तान भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही भाग रहा है, और भारत जो है से ही पाकिस्तान 1947 में आज ही के दिन अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सांप्रदायिक राजनीति का दुष्परिणाम, है ना, धार्मिक कट्टरता का परिणाम के रूप में एक पृथक राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का जन्म होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति की पैदाइश ही पाकिस्तान है, और यही कारण है कि आज तक वहां के राजनीतिक हलकों में सांप्रदायिकता एक कठोर विचारधारा के रूप में देखी गई है। तो 1947 तक आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों एक ही देश, पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था। और ऐसी स्थिति में जो साझा ऐतिहासिक विरासत है, संस्कृति है, खान पान, परिधान, रहन सहन, भाषा, संगीत, तमाम क्षेत्र में दोनों देशों में समरूपता देखी गई है। पाकिस्तान एक मुस्लिम डोमिनेंट राष्ट्र है, जहां की आबादी का लगभग 96-97% जो है आबादी क्या है वो मुस्लिम है। लगभग 17 से 18 करोड़ आबादी वाला यह मुस्लिम देश जो है, वर्तमान में आबादी 20 करोड़ के आसपास हो गई है, नई जनगणना में पता चलेगा। तो यह जो है एक देश ऐसा है जिसका जन्म ही भारत विरोध की लहर पे हुआ है। शुरुआत से ही पाकिस्तान के मन में भारत के प्रति कटुता, वैमनस्यता का भाव रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के मध्य शत्रुता, विद्वेष का ऐसा मिसाल बहुत कम ही है। जैसे इजराइल फिलिस्तीन की बात करें, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात करें, चाइना जापान की बात करें,
उन सबसे कठोर कटुतापूर्ण संबंध भारत और पाकिस्तान के रहे हैं, है ना। तो दोनों ही देश जो है, चूंकि एक ही देश का पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट रहा है और विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ है, वैसी स्थिति में दोनों के मध्य कटुता शुरुआत से रही है। भारत की तरफ से कटुतापूर्ण वातावरण नहीं रहा है। भारत ने सदैव जो है दोनों देशों के मध्य वार्ता के माध्यम से शांति प्रक्रिया, परस्पर विश्वास को कायम करने की पहल की है। परंतु जो पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व, कमेंट बंद करो, बहुत हो गया, है ना, कमेंट अब एक भी नहीं, सुन ले सीरियस होके, है ना। जो लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है। जो शुरुआत से ही पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा भारत विरोध को अपना राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट, टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब जब पाकिस्तान में कोई संकट आता है, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे अन्य नागरिक स्तर पर या अन्य गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है, आम जनता का उन सरोकारों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा हमेशा भारत पाकिस्तान विरोध का मुद्दा ज्वलंत मुद्दे के रूप में बार बार उठाया जाता रहा है, ताकि आम नागरिक जो रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित न कर पाए। और ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान के मध्य जो ये कटुता है, यह दोनों देशों के मध्य राजनीतिक परिदृश्यों के द्वारा निर्मित की गई। घरेलू राजनीति चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो, दोनों ने ही इस कटुता को और बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे मीडिया हो, चाहे साहित्य हो, तमाम चीजों में, चाहे अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने भारत पाकिस्तान संबंधों को भुनाने की कोशिश की है। और इस क्रम में दोनों देशों के मध्य संबंधों का एक अत्यंत कटुतापूर्ण स्वरूप सामने देखा गया है। थोड़ा सा इसकी सीमा क्या है संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखें तो भारत पाकिस्तान के साथ साथ आप नोट भी करते चलो, 3323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर हम मैप की बात करें तो आप सब देख सकते हैं, ये जो है भारत पाकिस्तान का ये मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यह पाकिस्तान का पार्ट है ना। तो आप देख सकते हैं यहां गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और ऊपर जम्मू, ऊपर लद्दाख तक जो है भारत एक लंबी सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर, लगभग 3350 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और पाकिस्तान अगर आप देखें तो यह मध्य एशिया तक एक संपर्क मार्ग के रूप में भारत के लिए कार्य कर सकता था, परंतु दोनों देशों के मध्य संबंध खराब होने के कारण भारत अफगानिस्तान या भारत मध्य एशिया तक पाकिस्तान के रास्ते अपना व्यापार नहीं कर सकता है। दोनों देशों के मध्य संबंधों का बुरा दौर आज से नहीं है। दोनों देशों के मध्य आप देखें तो बहुत सारे युद्ध जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन देखे गए, चाहे 1947 हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 1971 हो, चाहे 1999 का कारगिल हो, रिसेंट 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो। तो दोनों देशों के मध्य युद्ध जैसे हालात, 4 प्रत्यक्ष युद्ध और कई अप्रत्यक्ष युद्ध जो है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए हैं। अब पाकिस्तान की अवस्थिति दक्षिण एशिया यहीं से प्रारंभ होता है। इधर आप देखें तो इधर का पार्ट ईरान का है, तो पाकिस्तान की भूसामरिक अवस्थिति अरब सागर के साथ निकटता है। वैसी स्थिति में अरब सागर आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक व्यस्ततम पार्ट है। भारत या दुनिया के अन्य जो भी एशिया के देश हैं अपनी तेल संबंधित आवश्यकताओं के लिए मध्य पूर्व के देश पर निर्भर है। वैसी स्थिति में व्यापारिक मार्ग की निकटता है और ये जो है पाकिस्तान को भूसामरिक अवस्थिति जो है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है। और यही कारण है कि अमेरिका अपनी चाहे आपाक पॉलिसी हो, आपाक मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति हो, या ईरान के विरुद्ध नीति हो, आप देख सकते हैं कि जस्ट इसके ऊपर क्या है जी, अफगानिस्तान है, और इधर आप देख सकते हैं ईरान है। ये जो है पूरा जो है अरब सागर का क्षेत्र है। वैसी स्थिति में पाकिस्तान की भूसामरिक अवस्थिति अमेरिका के लिए भी हमेशा एक महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल रहा है। चाहे अफगानिस्तान में अलकायदा या अन्य आतंकी संगठन को नष्ट करना हो, चाहे 1980 के 70 के लेट दशक में या 80 तक अफगानिस्तान में सोवियत सेना के मुहिम को रोकने के लिए अफगानिस्तान की धरती का वाया पाकिस्तान के रास्ते प्रयोग करना हो, या ईरान को काउंटर बैलेंस करना हो, अमेरिका ने हमेशा अपने आपाक जो पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान को सदैव समर्थन दिया है। और भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों में कटुता का आरंभिक दौर अगर आप देखें तो वो कश्मीर के मुद्दे के बाद अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है। तो ये एक इसकी सीमा को लेकर है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सीमा विवाद है, आप ये देख सकते हैं कि ये सीमा विवाद के लिए ये जो पार्ट है अभी हमारे नियंत्रण में है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, है ना, LOC। इसके ऊपर का पार्ट इंडियन सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट है, परंतु ये अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाक अधिकृत कश्मीर, इसको हम लोग POK का भाग कहते हैं, जो कि इंडिया की सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट है ना। और ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है इस पर पाकिस्तान ने कब्जा 1947 में ही कर लिया, और वर्तमान में अगर देखें तो हमारे नियंत्रण में ये है। यही लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC वर्तमान में भारत के सीमा का और पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य सीमांकन का कार्य करती है। तो अगर ये जो पार्ट है ये आजाद कश्मीर का पार्ट है, और ऊपर देखें तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट है, जो कि भारत की ही संप्रभु टेरिटरी का पार्ट है, परंतु ये नियंत्रण में किसके है, पाकिस्तान के नियंत्रण में है। अगर गौर करें तो ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं, ये सासगाम वैली है, जो कि एरिया जो है पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में गिफ्ट में दे दिया। ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये पार्ट क्या है, अक्साई चीन का पार्ट है, जो चाइना के नियंत्रण में है। और यहीं पर हमारा जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो दुनिया का सबसे सर्वोच्च बैटल फील्ड है। आप देख सकते हैं इधर ये सासगाम वैली चाइना के पोजीशन में है, जो कि इंडियन सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को उपहार में 1963 में दे दिया। तो ये टेरिटरी जो है ये भी विवादास्पद है। इधर ये अक्साई चीन का पार्ट है और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC इंडिया पाकिस्तान के मध्य सीमांकन करता है, जबकि LAC इंडिया और अक्साई चीन जो चीन के पोजीशन में है उस क्षेत्र के मध्य सीमांकन का कार्य करता है। तो वर्तमान स्थिति अगर आप देखें तो ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है या लद्दाख का पार्ट है, अगर आप देखें तो हमारे टेरिटरी में बस ये पार्ट शामिल है। इसके ऊपर का ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है या आजाद कश्मीर है, इधर का पार्ट क्या है, आजाद कश्मीर, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है। संक्षिप्त इतिहास इसके बारे में जान लेते हैं। पहले दोनों देशों के मध्य तनाव के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, है ना। तो एक हेडिंग बनाते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव के मुख्य बिंदु, साथ साथ नोट करते चलते हैं। जैसे साझा करता है, एक लाइन इसमें और लिख लें, साझी ऐतिहासिक विरासत, साझी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति,
भाषा, निर्जातीयता आदि आधारों पर दोनों काफी निकट हैं, क्योंकि 1947 से पूर्व पाकिस्तान भारत का ही भाग रहा है। सांप्रदायिक राजनीति के परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म, पाक लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म PAK का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। तो पाकिस्तान की पैदाइश ही जो है वो सांप्रदायिक राजनीति की देन रही है। ऐसी स्थिति में धार्मिक कट्टरता गहरी जड़ें जमाई हुई आज भी पाकिस्तान के राजनीतिक जगत में वहां देखी जाती है। तो संक्षेप में कुछ बिंदु हैं। पाकिस्तान के राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों हमेशा ही तनावपूर्ण, कटुता, वैमनस्यता, ईर्ष्या पर आधारित रहे। क्या लिखा है? सांप्रदायिक राजनीति के परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र के रूप में पाक का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। पाकिस्तान के जन्म के पश्चात से ही भारत विरोधी लहर, विद्वेष, शत्रुता व कटुता की भावना वहां के नागरिकों में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व दलों, संस्थाओं द्वारा विस्तारित किया गया। है ना? पाकिस्तान में लोकतंत्र का भी जो है इतिहास बड़ा ही खराब रहा है। अगर आप देखें तो वहां पर पहले अयूब खान आए, फिर याया खान आए, मतलब डिक्टेटर, मिलिट्री रूलरशिप रही है। और पाकिस्तान सरकार कभी भी निर्णय ले पाने में स्वतंत्र नहीं रही है। हमेशा पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिक दलों की उपस्थिति के बावजूद भी अधिकांश मामलों में फैसले लेने का अधिकार पाकिस्तान सेना के हाथ में रहा है। और भारत पाकिस्तान संबंधों में मधुरता न हो, ऐसा प्रयास हमेशा पाकिस्तान की आर्मी करती रही है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर आर्मी डिफेंस में एक बड़ा बजट जो है प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान द्वारा खर्च किया जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना भारत विरोधी अभियान को समय समय पर सेना के द्वारा मुहिम दिया जाता है। आपने गौर किया होगा, जब भी भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों को मधुर बनाने का कोई भी प्रयास राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाता है, भारत में कोई ना कोई आतंकी हमला घटना हो ही जाती है। और इस घटना को अंजाम देने में पाकिस्तान की ISI और सेना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध जो है नॉर्मल हो। और पाकिस्तान की सेना को बैकअप करने का जो कार्य है वो अमेरिका करता था पहले, अब चाइना कर रहा है। यानी भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध को खराब बनाने में जितना राजनीतिक नेतृत्व की भागीदारी है, उससे कहीं अधिक सेना की भागीदारी, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री रूलरशिप का एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। सबसे अंतिम आपने देखा परवेज मुशर्रफ साहब लंबे समय तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इससे पहले अयूब खान, याया खान, कई जो है पाकिस्तान में डिक्टेटर, मिलिट्री रूलर रहे। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी मैच्योर नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण है कि सेना का विधायिका पर अधिक नियंत्रण, और सेना जो है वह अधिकांश अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वह लोकतंत्र को हतोत्साहित करने के लिए हमेशा करती रही है। और विदेश नीति हो, चाहे घरेलू मामले हो, चाहे बाह्य मामले हो, हर जगह सेना की घुसपैठ वहां पर जारी रहती है। और यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों में जब जब कोई प्रगति आती है, कोई ना कोई भारत विरोधी आतंकी घटना या कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जो संबंधों के मार्ग में एक अवरोध का कार्य करती है। तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री रूलरशिप है, सेना है, ISI है, धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है, ये सब चाहते ही नहीं कि भारत पाकिस्तान संबंधों में नॉर्मलाइज हो पाए या भारत पाकिस्तान संबंध मधुर हो पाए, क्योंकि इनका मुख्य हथियार ही भारत विरोधी मुहिम पर आधारित है। अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध मधुर हो गए तो सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर जितना पैसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी तुलना में रक्षा मदों में आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाता है, जो पाकिस्तान जैसे छोटे राष्ट्र के लिए, आर्थिक रूप से छोटे राष्ट्र के लिए सही नहीं है। लेकिन सेना के द्वारा बार बार भारत विरोधी अभियान को हवा दी जाती रही है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भारत विरोधी आतंकी हमले हो, चाहे भारत के विरोध में कोई भी साजिश हो, चाहे विमान अपहरण हो, चाहे जाली मुद्रा का प्रचलन हो, चाहे मादक द्रव्यों का प्रचलन हो, या भारत के विरोध में कहीं भी कोई हवा या भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष नवीन चुनौतियां ही उत्पन्न करना क्यों ना हो, सदैव फंडिंग सेना के द्वारा की जाती रही है। और यही कारण है कि दोनों देशों के मध्य संबंधों में कटुता रही है। तो यही हमने लिखा है कि, लिखिए अगले पॉइंट में, पाकिस्तान भारत के संबंधों को खराब करने में पाकिस्तान की सेना, ISI एजेंसी एवं धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों की प्रबल भूमिका रही है। पाकिस्तान में लोकतंत्र अब तक परिपक्व नहीं हो पाया, परिपक्व
नहीं हो पाया और सैन्य शासकों के द्वारा समय समय पर तख्तापलट किया गया है। भारत पाकिस्तान के संबंध को खराब करने में पाकिस्तान की सेना आईएसआई, जैसे हमारे यहाँ राव है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी तरह पाकिस्तान की आईएसआई है। नोट करते चलिए साथ साथ कुछ कुछ की पॉइंट। पाकिस्तान भारत संबंधों का सामान्य परिचय, आंचल पटेल। सामान्य परिचय है ना। तख्तापलट का मतलब विधायिका की, जो संसद में लोग एमपी को हटा करके सेना का कब्जा, कू जिसको आप कहते हैं। हाँ, सामान्य परिचय हम लोग भारत पाकिस्तान संबंध का देख रहे हैं संक्षिप्त। तो पाकिस्तान भारत के संबंधों को खराब करने में पाकिस्तान की सेना, आर्मी, आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है उसकी, धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों की प्रबल भूमिका रही है। पाकिस्तान में लोकतंत्र अब तक परिपक्व नहीं हो पाया, मजबूत नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है। जब जब लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगती है, तख्तापलट हो जाता है, कोई मिलिट्री रूलर आ जाता है, और वहां पर चाहे अयूब खान हो, चाहे याहिया खान हो, चाहे आप देख सकते हैं परवेज मुशर्रफ हो, है ना। तो ये सैन्य शासक जो है समय समय पर तख्तापलट वहां पर किया है। पाकिस्तान की सरकार द्वारा जन सामान्य के मुद्दों, सरोकारों मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने हेतु तथा सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने हेतु भारत विरोधी गतिविधियों, मुहिमों को समय समय पर अनावश्यक विस्तार दिया जाता रहा है। कमेंट बंद करो, फोकस कर लो। आदत से बात कुछ लोग कुछ कुछ लिखते ही रहना है ना, मजा आता है लिखते रहने में। देखिए दोनों देश में क्यों कटुता है, उसके पीछे कारण क्या है। पाकिस्तान की सरकार द्वारा जन सामान्य के सरोकारों मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने, गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, इन सब पे आम जनता सरकार को कहीं घेरने ना लगे तो क्या करो, इस मुद्दे से हटाकर हर मुद्दे में भारत पाकिस्तान संबंध ला दे। शुरुआत पाकिस्तान के राजनीतिक जगत में हुई और 90 के दशक के बाद से भारत की राजनीति में भी ऐसा ही रुझान देखा गया। क्या लिखा हमने कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता, भारत विरोधी को स्टेटमेंट दे दे, सोशल मीडिया रील उसको वायरल बना दे, बड़ी लोकप्रियता हो जाती है कि भारत के विरोध अगर जहर उगले तो आपकी लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, चाहे कई पॉलिटिशियन हो, चाहे सेना प्रमुख हो, चाहे खिलाड़ी हो, क्रिकेटर्स हो, समय समय पर भारत के विरोध में ऐसे ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। इस बयानबाजी के पीछे उनकी मंशा क्या है, कहीं ना कहीं सस्ती चीप पॉपुलैरिटी गेन करना, और इससे आम जनता जो है वो आम सरोकारों के मुद्दों से भटक जाती है, उसका ध्यान हट जाता है। और 90 तक अगर देखें तो भारत की राजनीति में इस प्रकार का जो है वह दौर नहीं देखा गया, लेकिन वर्तमान में भारतीय राजनीति में भी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भारत पाकिस्तान के संवेदनशील मुद्दों को अपने चुनावी लाभ हेतु बनाने का प्रयास किया जाता रहा। और ये काम सिर्फ राजनीतिक दल नहीं करते, मीडिया भी टीआरपी गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए जानबूझकर भारत पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार के संबंध को खराब करने वाली डिबेट कराती रहती है। जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मीडिया गैर जिम्मेदाराना रवैया, लाहौर अपना हो गया, तमाम ये चीजें टीआरपी गेन करने के लिए। क्योंकि भारत में भी अगर आप देखें तो 90 के दशक के बाद से धीरे धीरे पाकिस्तान विरोधी मुहिम को हवा देकर धर्म आधारित राजनीति, नफरत का वातावरण फैलाकर चुनावी लाभ के लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस सस्ते लोकप्रिय उपकरण का इस्तेमाल किया। पहले पाकिस्तान में इसकी शुरुआत हुई, आज भारत की राजनीति में भी देखी जाती है। और अगर ऐसा परिदृश्य वातावरण होगा जहां पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे एक सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे मीडिया के लोग हो, वो गैर जिम्मेदाराना रवैया के साथ दो देशों के मध्य संबंधों में कटुता घोलने का प्रयास करेंगे तो आम जनमानस तो उतना विवेकी है नहीं। वैसी स्थिति में हम भी पाकिस्तान या भारत के लोगों के बारे में पाकिस्तान की आम जनता भी वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है दोनों देशों के। एक लाइन और लिखते हैं, भारत पाकिस्तान संबंध को खराब करने में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भी प्रबल भूमिका रही है। विशेषकर इसकी शुरुआत 1950 के दशक में यूएसए द्वारा
की गई जो अब तक जारी है, अब तक जारी है, भारत पाकिस्तान संबंध को खराब करने में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रबल भूमिका रही है। विशेषकर इसकी शुरुआत 1950 के दशक में, जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन 55 से ही स्टार्ट होता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में न तो अमेरिका न तो सोवियत रूस दोनों खेमों से दूरी बनाए रखने का प्रयास किया और यह बात अमेरिकी हुक्मरानों को चुभ गई और उन्होंने भारत विरोधी मुहिम की शुरुआत कर दी। सीटो सेंटो जैसे संगठन बनाए, पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व किया। 1960 के दशक में आपने पहले भी आपको पढ़ाया था विदेश नीति पढ़ाते वक्त कि चीन से पराजय के पश्चात चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान एक नेक्सस बनना स्टार्ट हुआ और भारत विरोधी हर मुहिम को अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हवा दी गई। 1974 में पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद भारत के विरुद्ध सैंक्शन लगा दिया गया। पाकिस्तान अमेरिका की दक्षिण एशिया या एशिया की विदेश नीति में हमेशा एक इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। चाहे आप पाक नीति हो, चाहे ईरान को काउंटर बैलेंस करना हो, चाहे सोवियत रूस को अफगानिस्तान में उसके हस्तक्षेप को रोकना था, हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का सदैव समर्थन किया है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जब जब बुरे दौर में गुजरी है, अमेरिका के द्वारा वित्तीय अनुदान ने उसे इसे बाहर निकालने में भी मुख्य भूमिका निभाई। आपने देखा होगा अमेरिका द्वारा समय समय पर पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज प्रदान किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की धरती का प्रयोग अमेरिका चाहे अफगानिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई के लिए करना हो, चाहे ईरान के विरुद्ध, यानी दक्षिण एशिया में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान एक सुरक्षित पनागा है। और इस धरती का प्रयोग हमेशा अमेरिका के नेतृत्वकर्ता ने हमेशा किया है ना, जो अब तक जारी है। लिखिए, इसी में कंटिन्यू रहना जो आप लिख रहे हैं। लिखिए, अमेरिका द्वारा, पहले सुन लो ना, सुन लो पूरा, सारे डाउट लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी जब एक अरब डाउट रहेगा तो मैं रहूंगा, है ना, फिर वहां जाकर आपके एक एक डाउट को उठाऊंगा, है ना। पहले सुन लो पूरा, राम कहानी सुन लो, अंत तक जाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर डाउट आएगा तो मैं हूं अभी, है ना। लिखिए, अमेरिका द्वारा आप पाक नीति के तहत पाकिस्तान की धरती का प्रयोग अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु तथा अफगानिस्तान में सोवियत रूस के हस्तक्षेप को कम करने हेतु 1979-80 किया जाता रहा है। दक्षिण एशिया सहित एशिया पैसिफिक प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए यूएसए द्वारा भारत तथा पाकिस्तान दोनों का ही समय समय पर, देखिए इसकी चाल कैसी है, दोनों का ही समय समय पर उपयोग किया जाता रहा है। ब्रैकेट में लिखा है 79-80, 1979 7980, है ना। जैसे अफगानिस्तान में सोवियत सेना घुस आई थी, है ना, वैसी स्थिति में अफगानिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उससे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया तक संपर्क स्थापित हो सकता था। वैसी स्थिति में 1970 के दशक में सोवियत रूस हुआ करता था, उसमें रूस नहीं, तो वो वहां पर आई, वहां की सेना, और अफगानिस्तान के आंतरिक भाग में नियंत्रण करने लगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका का कान खड़ा हो गया। अमेरिका को लगा, शीत युद्ध का ये दौर था, ये बात कब की है बच्चों, 79-80 की। अमेरिका को लगने लगा कि अगर अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी कायम हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान में तख्ता पलट किया जा रहा था, वहां पर साम्यवादी विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश किया जाना था रूस के सहयोग से। अब अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं अफगानिस्तान में अगर सोवियत की आर्मी आ गई और अफगानिस्तान अगर सोवियत रूस के प्रभाव में आ गया तो फिर दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। देखिए कितना अमेरिका की चाल है। अमेरिका ने तालिबान के लोगों को पाकिस्तान की मदद से, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन थे उस समय, व्हाइट हाउस में बुलाया गया, इन आतंकी संगठनों को फंडिंग की गई, उनको आर्म्स एमिनिशंस दिए गए कि जाके मारो सोवियत रूस की सेना को। अफगानिस्तान की विषम जलवायु परिस्थितियां थी, है ना, काफी गर्मी थी रूस में, आप सभी जानते हैं, अत्यधिक ठंड थी। वैसी स्थिति में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो सोवियत सेना आ गई, उनका सप्लाई चेन बाधित हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन वर्स्ट थी। वैसी स्थिति में धीरे धीरे वहां सोवियत सेना पिछड़ने लगी और बाद में वापस हुई। अब देखिए, सोवियत सेना को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मीटिंग करता है कट्टरपंथी संगठनों के साथ, उन्हें वित्तीय सहायता देता है, उन्हें आर्म्स एमिनिशंस देता है कि मारो जाकर सोवियत रूस की आर्मी को। और कालांतर में अमेरिका द्वारा प्रदत्त उन्हीं आर्म्स एमिनिशंस का प्रयोग अमेरिका के विरुद्ध तालिबान के लड़ाकों ने किया। तो ये जो सारे फसाद की जड़ है, ये जड़ मूल रूप से किसका बोया हुआ है, अमेरिका का। कुछ साझा इतिहास, हमारा ट्रबल्ड हिस्ट्री जो रहा है वो भी कारण है, और कुछ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान की धरती का प्रयोग वो करना चाहता है किसके विरुद्ध, चाहे ईरान को काउंटर बैलेंस करना हो, चाहे अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन को मजबूत करना हो, क्योंकि ग्वादर पोर्ट किसका पार्ट है जी, अफगानिस्तान में तक अगर पहुंचना है तो अमेरिका का नौसैन्य बेड़ा कहां खड़ा होता है, पाकिस्तान के कराची से लेकर ग्वादर पोर्ट तक, वहां से नजदीक पड़ता है। ये सब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता अमेरिका की बढ़ी, चाहे ईरान को काउंटर करना हो। और यही कारण रहा है कि दोनों देशों के मध्य संबंध को खराब करने में अमेरिका क्या करता रहा, अमेरिका समय समय पर पाकिस्तान को हथियार देता रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में कभी वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लेता है जब बात चाइना से काउंटर करने की होती है, जब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उसका
पोजीशन कमजोर होता है। आप मतलब क्या हुआ अफगानिस्तान, पाक मतलब क्या हुआ पाकिस्तान, तो आप एफ अफगानिस्तान, पीए पाकिस्तान, है ना। तो समय समय पर वो दोनों को यूज करता है। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी यही है, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, और ये कारण से हम और पाकिस्तान और भारत के संबंध कटु हुए। तो पहले शुरुआत किसने की? शुरुआत की अमेरिका ने, और आगे उसको कौन बढ़ा रहा है? अब चीन। लिखिए अगले पॉइंट में, लिखिए हाल के वर्षों में या विगत 2 दशकों में चीन द्वारा भारत विरोधी मुहिम को संचालित करने के लिए पाकिस्तान के साथ निकटता बढ़ी है। चीन भारत पाकिस्तान के मध्य कटुता का लाभ अपने सामरिक व आर्थिक हितों की प्राप्ति हेतु कर रहा है। कैसे? जैसे सीपेक, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है आगे आप समझोगे। ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, पूरा नीचे से अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में, श्रीलंका होते हुए मलक्का स्ट्रेट से। चाइना अपने यहां तेल नहीं बल्कि इसी रूट का प्रयोग कर सकता है। तो क्या लिखा हमने? विगत 2 दशकों में चीन द्वारा भारत विरोधी मुहिम को संचालित करने के लिए पाक के साथ निकटता बढ़ी है। चीन भारत पाकिस्तान के मध्य कटुता को भुना रहा है, उसका लाभ लेकर क्या कर रहा है? अपने स्ट्रेटेजिक, सामरिक व आर्थिक हितों की प्राप्ति हेतु कर रहा है। कैसे? आगे आप समझ जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के बीचों बीच संप्रभु सीमा में सिपेक बनाकर कनेक्टिविटी के लिए पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है अपने कर्ज के जाल से। तो संक्षेप में भारत पाकिस्तान संबंधों के दौर के बारे में अब एक हेडिंग बनाओ, भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के मुख्य कारण। बनाइए हेडिंग, भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों में तनाव व कटुता के मुख्य कारण। पहला कारण आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक कश्मीर मुद्दा। तो पहला क्या है? कश्मीर मुद्दा। दोनों देशों का आज तक जो डिस्प्यूट अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। दूसरा, बांग्लादेश ब्रैकेट में पूर्वी पाकिस्तान के उदय में भारत की भूमिका। दोनों देशों के मध्य संपन्न कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष युद्ध, चाहे 1947 कश्मीर मुद्दे को लेकर हो, 1965 फुल स्केल वॉर हो, 1971 बांग्लादेश का हो, 1999 कारगिल का हो, या 2025 में दोनों देशों के मध्य संपन्न कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष युद्ध। बांग्लादेश का नाम पढ़ाया था आपको पहले, क्या था जी? पूर्वी पाकिस्तान। कश्मीर मुद्दा, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के उदय, एक राष्ट्र के रूप में उदय में भारत की प्रभावी भूमिका, दोनों देशों के मध्य संपन्न कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष युद्ध, चाहे 47 हो, 65, 71, 99 कारगिल, या 2025 का छोटा ही समय युद्ध चला। चलिए और आगे, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कई और सीमा विवाद, चाहे सरक्रिक विवाद हो, मुद्दा हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर, राज्य प्रायोजित आतंकवाद एवं सीमा पार घुसपैठ, भारत में विभिन्न आतंकी वारदातों में पाक की विवादास्पद भूमिका, चाहे पंजाब में आतंकवाद हो, पंजाब में
आतंकवाद व खालिस्तान का समर्थन 1989 के पश्चात कश्मीर में आतंकवाद, संसद भवन पर हमला, मुंबई अटैक, मुंबई हमला, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, एयरबेस पर हमला, चाहे पहलगाम। लिस्ट बनाओगे तो बहुत लंबा लिस्ट है। तो भारत में विभिन्न आतंकी वारदातों में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका रही। हमने क्या क्या लिखा है? पहले पंजाब में 80 के दशक में पंजाब को अशांत करना, पंजाब में मादक द्रव्य, आज भी उड़ता पंजाब आप सुनते हैं, पंजाब में जो नशा का प्रचलन है, पंजाब एक सबसे खुशहाल भारत का राज्य है, उसको बर्बाद करने की, युवाओं की नई पीढ़ी को नशे की लत या जद में लाने की मुहिम है। ये सब क्यों है आगे उसको समझ जाएंगे आप। तो पंजाब में पहले आतंकवादी गतिविधियों को स्पॉन्सर करना हो, हथियार पहुंचाना हो, अन्य सुविधा उपलब्ध कराना हो, या खालिस्तान की मांग का समर्थन करना हो। 89 में पूरा 89 के बाद से लेकर अब तक कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा घटना को अंजाम देने, संसद भवन पर अटैक, मुंबई हमला है ना, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट एयरबेस पर हमला, पहलगाम हमला, ये सब पाकिस्तान की हो गया नोट। चलिए, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट एयरबेस पर हमला, पहलगाम, अभी सबसे लेटेस्ट 22 अप्रैल 2025। आगे और क्या हम कह सकते हैं? दोनों देशों के मध्य संबंधों में चुनौती का एक कारण सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता को रद्द करने की भारत की पहल। भारत में कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश आदि के रास्ते से आतंकी घुसपैठ, मादक द्रव्यों व हथियारों की तस्करी, जाली मुद्रा के प्रचलन आदि में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका। भारत में सांप्रदायिक दंगे, हिंसा आदि को भड़काने हेतु पाकिस्तान की लगातार कोशिश। कश्मीर मुद्दा का ही वो सब पार्ट है। दीक्षा प्रजापत, गिलगिट कहां से लाओगे? पाक अधिकृत कश्मीर का ही तो पार्ट है, तो कश्मीर मुद्दा ही है, उससे जुड़ जाता है पूरा। क्या लिखा आपने? भारत में कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश आदि के रास्ते से आतंकी घुसपैठ हो, चाहे मादक द्रव्य व हथियारों की तस्करी हो, या जाली मुद्रा के प्रचलन आदि में पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इनडायरेक्ट नहीं है। बहुत सारे आतंकी जो है वो नेपाल की धरती से भारत की सीमा में आए हैं। जाली मुद्रा की एक बड़ी खेप जो है वो नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते भारत की सीमा में आती है। भारत में सांप्रदायिक दंगे, चाहे गुजरात दंगे को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर भारत में बहुत सारे एनजीओ को धर्म के नाम पर फंडिंग करके धार्मिक उन्माद, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद को फैलाने की पाकिस्तान की चाल रही है। कि जो सोशल फैब्रिक है, हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको नष्ट करने की चाल रही है सदैव। एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये सब क्यों पाकिस्तान इन सब चीजों का प्रयोग कर रहा है? जब 1947 में कश्मीर मुद्दे के बाद 62 में चाइना ने हम पर अटैक किया और ऐसी स्थिति में भारत की चीन के साथ युद्ध में पराजय होती है। पाकिस्तान को क्या लगता है कि भारत सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कमजोर राष्ट्र है। वैसी स्थिति में 1965 में पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है। एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान की आर्मी भारत के विरुद्ध अभियान चलाती है। कच्छ के रण से लेकर आप पंजाब से लेकर ऊपर कश्मीर तक, है ना, अलग अलग जगह अलग अलग सेना के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर, अलग अलग अभियान चलाया गया, क्योंकि जो अयूब खान थे उनको लगता था कि भारत क्या है, कमजोर हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत के विरुद्ध यही उपयुक्त समय है जब भारत पर आक्रमण कर दिया जाए। जब भारत ने आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध में लोहे के चने चबा दिए, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान 65 में यह समझ चुका, आगे चलकर और उसे समझा दिया गया 71 में, जब बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में उदय होता है पाकिस्तान के द्वारा। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश का पहले नाम हुआ करता था, वहां पर 95,000 पाकिस्तान आर्मी भेजी गई थी, जिसको भारतीय सेना ने बंधक बना लिया। जनरल नियाजी के द्वारा मेमोरेंडम डिक्लेरेशन पर ऑफ डिफीट पर साइन किया गया और भारत ने 95,000 सेना जो है उसको पाकिस्तान को वापस कर दिया।
तो ये एक पराजय ऐसी पराजय नहीं थी, एक प्रकार से जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के नैतिक मूल्यों पर ही चोट थी। अब 65 और 71 में हमने पाकिस्तान को अच्छे से समझा दिया और पाकिस्तान भी अच्छे से ये समझ चुका कि आमने सामने के युद्ध में वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसी स्थिति में 71 के बाद पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट एक पॉलिसी बनाई गई, जो पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, जिस सेना ने एक सिद्धांत बनाया कि भारत के सामने आमने सामने आकर हम युद्ध में नहीं जीत सकते, तो हम क्या करें, तो प्रॉक्सी वार करें, छद्म युद्ध करें, अलग अलग मोर्चों पर भारत को हम कमजोर करें। कैसे? तो एक स्लोगन दिया गया, ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स, है ना, मतलब भारत को 100 कट, 100 जगह चोट देनी है। कई बार धर्म के नाम पर उलझा देना है, आतंकवाद को प्रश्रय देना है, घुसपैठ करना है, हथियारों की तस्करी करनी है, नशे का प्रचलन करना है। देखिए पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया कि भैया आमने सामने के युद्ध में तो हमारी हालत पतली हो जाएगी। वैसी स्थिति में 1971 के पश्चात पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत विरुद्ध जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई गई, सिद्धांत, उसमें प्रॉक्सी वार की बात की गई। प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध, एक नारा दिया गया इसी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंतर्गत, ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स। समझना कि भारत को घायल कर दो 1000 जगह, है ना। ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतना बड़ा है कि इससे आमने सामने के युद्ध में नहीं लड़ सकते। तो करना क्या होगा, युद्ध करोगे तो हार जाओगे, तो छद्म युद्ध करो। क्या करो, आतंकवाद को प्रश्रय दो, नशा का प्रचलन बढ़ाओ, धार्मिक सद्भाव को तार तार करो, घुसपैठ जारी करो, जाली मुद्रा का प्रचलन करो, कट्टरपंथी ताकतों का उदय कराओ, वहां पर सांप्रदायिक राजनीति को हवा दो, हिंदू मुसलमान के मध्य दंगा करवाओ। तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जो वहां के सेना स्कूल में पढ़ाई गई, वो यही कही गई कि भैया आमने सामने के युद्ध में भारत बहुत बड़ा देश है, नहीं लड़ पाओगे, कितना भी हमें अमेरिका बैकअप करे, हम आमने सामने के कन्फ्रंट में युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो करना क्या है, भारत को 1000 जगह कट करना है, चोट देना है, ताकि भारत माता का रक्तस्राव हो जाए और भारत कमजोर हो जाए, है ना। ये उनकी मिलिट्री, इसलिए वो क्या कर रहे हैं आप देखिए, चाहे कश्मीर हो, नेपाल हो, बांग्लादेश के रास्ते आपके देश में आतंकी भेजते हैं, आपके देश में आतंकी संगठनों को फंडिंग करते हैं, जाली मुद्रा फेंकते हैं, अवैध तस्करी करते हैं। क्यों? क्योंकि आमने सामने के युद्ध में हम हमारे विरुद्ध वो विजय पा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान ने भारत विरोधी जो मुहिम है उसको एक नए तर्ज पर रेखांकित किया और कहा कि भारत को अलग अलग मोर्चों पर हमें कष्ट देना है। तो ये एक ओवरऑल समझे। चलते हैं दोनों देशों के मध्य विवाद जो है, कुछ प्रमुख विवाद में देखता हूं, एक आधा पॉइंट, है ना, बहुत इतिहास नहीं, 2 नेशन थ्योरी हिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना, इतिहास भी पढ़ना है आपको, है ना, ये आप आईआर में पढ़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान का इतिहास थोड़ी हम लोग पढ़ाएगा, है ना। कश्मीर मुद्दा के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। क्या है कश्मीर मुद्दा, आप सब अच्छे से जानते भी हैं कई लोग। कश्मीर मुद्दा, जैसे आप देख सकते हैं मैप में, ये पूरा कश्मीर का मैप है, आप देख सकते हैं। ये जो कश्मीर का पार्ट है, अगर देखिए पूरी टेरिटरी जो है ये है कश्मीर, है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट है। ये आप देखिए अक्साई चीन का जो पार्ट है, ये भी कश्मीर का ही भाग है ना। देखो कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट रहा है, देशी रियासत, है ना, जहां पर अधिकांश आबादी मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वाली थी, मुस्लिम आबादी थी, और उसका शासक कौन था, अल्पसंख्यक समुदाय से हिंदू। तो जो डोगरा वंश का शासन रहा है कश्मीर में, राजा हरि सिंह, ये देशी रियासत थी। जब भारत में देशी रियासतों का विलय किया गया तो कई रियासत, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें क्या कहा गया था कि जो देशी रियासत स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं भारत में मिले, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में रहे, जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रहे। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो जो कश्मीर का शासक था वो न तो भारत में और न तो पाकिस्तान में अपने इस क्षेत्र को विलय करना चाहता था। कश्मीर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखिए, इधर पूरा का पूरा ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, चाइना, इधर तिब्बत का पार्ट है, इधर चाइना का पार्ट है। 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ, अगस्त माह में भारत को आजादी मिलती है, 15 अगस्त को, कल के दिन में 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। अब पाकिस्तान को यह चिंता सताने लगी कि जो कश्मीर की आवाम है वो क्या है, हिंदू मुस्लिम आबादी अधिक है और कश्मीर का स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, तो इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। अगस्त के बाद सितंबर माह के लास्ट से पाकिस्तान ने अवैध घुसपैठियों को, सेना के जवानों को कबीलाई भेष में कश्मीर की धरती पर उतार दिया। और ये जो कश्मीर की धरती पर जो कबीलाई भेष में आए, उन्होंने पहले गिलगिट बाल्टिस्तान को कब्जा किया। धीरे धीरे ये करते करते ये लोग कश्मीर के निकट, अगर आप देखें अक्टूबर माह की बात है, बारामूला तक पहुंच गए, जो श्रीनगर से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा हरि सिंह चिंता में आ गए कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान की जो कबीलाई सेना है पाकिस्तान में इसे विलित न कर ले। तो उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई कि आप हस्तक्षेप करें। भारतीय प्रधानमंत्री ने सख्त हिदायत दी कि आप, अगर हम मदद, भारतीय सेना तभी आपके क्षेत्र में कोई भी सैन्य गतिविधि करेगी यदि आप हमारे साथ विलय पत्र की संधि पर हस्ताक्षर करें, है ना। और जैसे ही विलय पत्र की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, भारतीय सेना ने कार्रवाई की और ये 27 अक्टूबर 1947 की बात है। अब आप सोच सकते हैं अक्टूबर का माह था, भारतीय सेना ने कार्रवाई की और ये श्रीनगर के यहां तक लगभग आप देखें इस क्षेत्र तक ये लोग आ चुके थे। भारतीय सेना की कार्रवाई अक्टूबर 26-27 के बाद स्टार्ट होती है। आप समझ सकते हैं मौसम की दशा क्या रही होगी उस जमाने में। अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर, नवंबर का माह आ गया, इस क्षेत्र में भीषण बर्फबारी। समझ सकते हैं कितने ऊपर लैटिट्यूड, इसका कितना अक्षांशीय स्थिति इसकी ऊंची है। वैसी स्थिति में भारतीय सेना की सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत ने पाकिस्तान की कबीलाई आर्मी को यहां तक खदेड़ दिया। बाद में यह मुद्दा कहां उठाया गया, नेहरू अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, इस मुद्दा को वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गए और 1948 में 1 जनवरी 1948 को यह मुद्दा, कश्मीर मुद्दा का अंतरराष्ट्रीयकरण पहले भारत के द्वारा किया गया। भारत को लगा कि कहीं ना कहीं इस मामले का सुलझाना अंतरराष्ट्रीय मंच पर अच्छे से हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्य कहें कि कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं निकाला जा सका। जितने क्षेत्र पर हमने कंट्रोल किया, ये इसके अंदर का पार्ट जो है वो भारत एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का पार्ट है, जो हमारे कश्मीर का पार्ट है। और इसके अतिरिक्त ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये क्या है, पाक अधिकृत पीओके कश्मीर। इसी का ये जो पार्ट है ये क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान का। और ये जो पार्ट है ये क्या है, आजाद कश्मीर का पार्ट है।
पाकिस्तान बार बार कहता रहा है कि कश्मीर जो है वह पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। दोनों देशों के मध्य संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए 1971 में 71 में बांग्लादेश का उदय होता है और भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव को कम करने के लिए 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता होता है और शिमला समझौता के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई जो आज भी हमारी विदेश नीति के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शिमला समझौता में कहा गया था कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुद्दा है जिसका समाधान आपसी वार्ता के जरिए होगा। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष, किसी भी अन्य देश, थर्ड पार्टी को हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। ये दोनों देश आपसी सलाह मशविरा के जरिए इस कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालेंगे। परंतु सच्चाई यह रही कि इस मुद्दे पर अब तक कोई समाधान नहीं निकला। पाकिस्तान द्वारा बार बार शिमला समझौते का उल्लंघन किया गया और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा। कई बार मानवाधिकार के हनन का भारत पर आरोप लगा, कई बार भारतीय सेना द्वारा कश्मीरी जनता के विरुद्ध अत्याचार का आरोप लगा, कई बार कश्मीर के संप्रभु सीमा के अतिक्रमण का आरोप लगा और आज तक यह जो मुद्दा है दोनों देशों के मध्य विवाद का सबसे प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार प्रयास हुए परंतु अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। ये जो पार्ट आप देखते हो यही कौन सा पार्ट है? ये देखिए, ये जो पार्ट है यही सासगांव वैली का पार्ट है जो 1963 में पाकिस्तान ने बदमाशी से क्या किया, चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यही है सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे उच्च स्थल पर युद्ध स्थल है, उच्च क्षेत्र में। तो भारत पाकिस्तान संबंध को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास हुए, मोटे तौर पर कुछ प्रयासों के बारे में संक्षेप में। तो कश्मीर मुद्दा का अब तक समाधान नहीं निकला है। जैसे अगर हम देखें आगरा वार्ता हुई उसमें मुशर्रफ ने कुछ प्रपोजल दिया है ना कि कश्मीर से दोनों देश अपनी सेना हटा ले, कश्मीर में स्थानीय स्वशासन की स्थापना होने दे, कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, कश्मीर स्वेच्छा के मुताबिक जो है जिस देश। ऐसा नहीं है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि जो विलय पत्र की संधि है उसमें कश्मीर के राजा ने भारत के साथ करार किया और इसे भारत का क्षेत्र घोषित किया। जब भी आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति लिखेंगे तो ये पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है, भारत का संप्रभु टेरिटरी। भले अभी वो पाकिस्तान के नियंत्रण में लेकिन ये भारतीय संप्रभु सीमा का पार्ट है। इसलिए हम लोग बार बार अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ये आप देख रहे हो है ना, जब भी आप लिखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है भले वो पाक अधिकृत कश्मीर में आज है। तो दोनों देशों के मध्य तनाव का मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा रहा है। चलते हैं कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन मुद्दा है? कश्मीर मुद्दा का इतिहास आपके नोट्स में है। जैसे बांग्लादेश में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं जब बांग्लादेश पढ़ा रहा था, है ना। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के उदय में दोनों देशों के मध्य देखिए संपन्न कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष युद्ध आप सभी जानते हैं। हालिया युद्ध लास्ट में चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर वाला। राज्य प्रायोजित आतंकवाद जो हमने डिस्कस किया ही। सीमा विवाद, सर्क्रिक विवाद क्या है? पहले सियाचिन देख लो ग्लेशियर, फिर सर्क्रिक मुद्दा के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। जैसे आप देखिए ये जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, इधर क्या है पाक अधिकृत कश्मीर है, इधर आप देखिए तो चाइना का पार्ट है, इधर आप देखें तो ये अक्साई चीन जो चीन के कंट्रोल में है और इसके नीचे का पार्ट क्या है, इंडिया का पार्ट है। तो एक तरह से ये ट्राई जंक्शन है ना। इधर पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के नियंत्रण में, ऊपर चाइना, इधर भी चाइना आप देख सकते हैं क्योंकि अक्साई चीन को कौन कंट्रोल कर रहा है अभी, नियंत्रण किसका है, चाइना का है। नीचे भारत का क्षेत्र है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इस पर 1980s के डिकेड में 84 में पाकिस्तान की आर्मी ने इस पर कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया क्योंकि अगर इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अगर आप स्थापित हो जाते हैं वैसी स्थिति में इधर चाइना, इधर आप देख सकते हैं इधर जो है पूरा का पूरा पाक अधिकृत कश्मीर, इधर भी चाइना का पार्ट है। तो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया और जो दुनिया का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित रणभूमि है उसमें भारतीय सेना को मदद मिली और भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस पर जो है वह नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जो मुद्दा है ये अभी तनाव की स्थिति नहीं क्योंकि ये अभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है ना, ये हमारे नियंत्रण में है ना। यहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती है। सोच सकते हैं कि -50 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है यहाँ पर और आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर सेना कैसे हमारी वहां काम कर रही है। नमन है इन वीर सैनिकों को। सच्चाई ये है कि -50 डिग्री टेम्परेचर में अपने सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे जवान जो है दुनिया के सर्वोच्च रणभूमि में तैनात है। और सियाचिन ग्लेशियर का स्ट्रेटेजिक महत्व है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पर आधारित है और अगर यहाँ पर हस्तक्षेप होता है तो उससे भारत की जो सीमा है वो प्रभावित हो सकती है। तो दोनों देशों के मध्य सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद रहा लेकिन भारत का इस पर पूर्ण नियंत्रण। सर्क्रिक मुद्दा क्या है उस पर भी संक्षेप में चर्चा करते हैं। सर्क्रिक मुद्दा कुछ मैंने कहा था पढ़कर भी आएंगे, है ना। ये सब मुद्दा बहुत पुराना है। जैसे आप देखें तो ये पूरा का पूरा गुजरात का, यहां पर गुजरात का जो है रण, इसमें सर्क्रिक जो है एक सकड़ी पट्टी है ना, गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा समय समय पर अधिकार का दावा किया जाता रहा है ना। और ये मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, ये भारत पाकिस्तान की आजादी के पहले का मुद्दा है। अगर आप देखें तो पहले 1914 में ही बंबई में इस मामले को सुलझाने के लिए अंग्रेजों के समय ये सिंध प्रांत का और जो हमारे महाराष्ट्र के प्रांत के मध्य यह एक विवादास्पद क्षेत्र रहा है। सर्क्रिक में जो है अगर आप देखें तो यहाँ समुद्री मछलियां बहुत सारी अच्छी वैरायटी पाई जाती है और समय समय पर भारत के मछुआरे जो है सर्क्रिक क्षेत्र में मछलियां पकड़ने उतरते हैं। इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो तेल और प्राकृतिक गैस के भी भंडार है। तो ये जो लगभग 99-97 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सकड़ी पट्टी है जो कच्छ के रण में स्थित है, इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपना आधिकारिक दावा पेश करते रहे। और कच्छ के रण पर ये जो सर्क्रिक क्षेत्र पर अधिकार को लेकर सबसे पहले 65 में पाकिस्तान ने अटैक यहीं से प्रारंभ किया था और अभी कहीं ना कहीं भारत के अधिक नियंत्रण में यह क्षेत्र है। तो दोनों देशों के मध्य एक सीमा विवाद का यह उदाहरण है। अब यह विवाद आज से नहीं चल रहा है, ऐतिहासिक है। तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी जो है आपको यहां से पूछेगा। चलते हैं एक बार एक हेडिंग बनाते हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने हेतु क्या प्रयास हुए। भारत पाकिस्तान संबंध को सामान्य बनाने हेतु प्रयास।
बनाने हेतु प्रयास। सबसे पहले अगर हम कहें तो इसमें शिमला समझौता एक महत्वपूर्ण है। शिमला समझौता, आज भी अक्सर हम लोग शिमला एकॉर्ड की बात करते हैं। क्या है शिमला समझौता, है ना? इसके बारे में 2-3 वाक्य नोट करें। क्या हमने लिखा है? भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने की पहल। लिखिए 1965 तथा 1971 में, 1965 तथा 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध के पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंध को सामान्य बनाने हेतु, दोनों देशों के मध्य संबंध को सामान्य बनाने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के फादर, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो भी है किसके? बेनजीर भुट्टो के पुत्र। और बेनजीर भुट्टो के पिता कौन थे? जो बिलावल के नाना कह सकते हो आप उसको, जुल्फिकार अली भुट्टो। देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है। ये प्रावधान आपको अक्सर लिखते हैं हम लोग इसी। पहला, दोनों देशों के मध्य किसी भी विवाद समस्या का समाधान शांतिपूर्ण द्विपक्षीय शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता या संवाद के द्वारा किया जाएगा। दोनों देश एक दूसरे की एकता एवं क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जिसके लिए हम लोग ये लिख रहे हैं। देखिए कश्मीर मुद्दा दोनों के मध्य विवादित मुद्दा है, जिसका समाधान दोनों देश मिलकर करेंगे तथा इसमें जिसका समाधान दोनों देश परस्पर मिलकर करेंगे तथा इसमें किसी भी अन्य तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकारा नहीं जाएगा। किसी भी अन्य तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकारा नहीं जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब कि इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण न तो भारत करेगा न तो पाकिस्तान करेगा। कि ये मुद्दा बार बार जो आप यूएन में लेकर चले जा रहे हैं, भारत ने बाद में 71 के बाद से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया। कश्मीर मुद्दे को बार बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जाती रही है। कई बार उसके पक्ष में यूएसए का वीटो भी रहा है, कई बार हमारे पक्ष में समर्थन में यूएसएसआर पहले हुआ करता था जो वर्तमान में रूस है, उसका भी वीटो भारत के समर्थन में हुआ है। शिमला एकॉर्ड क्या कहता है कि दोनों देश के मध्य विवाद का मुद्दा है तो आपसी समझौता से, सुलह से, वार्ता से इसका समाधान किया जाएगा। इस मुद्दे पर तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी जाएगी। भारत बार बार ये बात पाकिस्तान को कहता है कि तुम रह के सैम अंकल के पास क्यों चले जाते हो, अमेरिका के पास। अभी आपने ये जो ट्रंप है, इसने अपने पहले कार्यकाल में भी कहा कि मैं चाहूं तो भारत पाकिस्तान के मध्य सुलह करा सकता हूं यदि मुझे इसकी इजाजत दोनों देश दे। तो कश्मीर मुद्दा ये दोनों देश के मध्य विवाद का मुद्दा है। इसका समाधान जो है आपसी समझौता सुलह से होगा, न कि किसी अन्य पक्ष के, चाहे वो यूएन या उसकी अन्य संस्था ही क्यों ना हो। चौथा पॉइंट लिखिए, एलओसी पर कोई भी सैन्य गतिविधि, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से अलग करती है, लिखिए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं होगी तथा इस पर सीज फायर बना रहेगा। इस पर सीज फायर का मतलब कोई भी गोलीबारी नहीं होगी। सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान ने हजारों बार, 100-200 नहीं, हजारों बार इस एग्रीमेंट का वायलेशन किया। जब मन होता है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान समझ गया है कि एक गोली मारोगे तो 100 गोली मिलेगी उधर से। तो विगत कुछ वर्षों में उधर से सैन्य गोलीबारी की घटनाएं कम हुई है, लेकिन जो आदमी आदत से लाचार हो वो कभी बाज थोड़ी आता है। समय समय पर भारत विरोधी जब भी दौरा पड़ता है, कह सकते हो सेना को, तो इंडिया के विरुद्ध गोलाबारी हो जाती है। भारत अब जो है उसका कड़ा प्रत्युत्तर दे रहा है। पहले भारत की तरफ से थोड़ा शांति वार्ता की पहल ज्यादा रही है ना। लास्ट पॉइंट और लिख ले, दोनों देश एक दूसरे के सैनिक को, अरे हमारे सैनिक कहां थे, तुम्हारे ही सैनिक 95,000 थे हमारे पास। दोनों देश एक दूसरे के सैनिक को वापस सुपुर्द करेंगे। सोचो कि डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट पर जब जनरल नियाजी ने साइन किया था, आप सोच सकते हैं 95,000 पाकिस्तानी आर्मी जो है घुटने के बल भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर चुकी थी। भारत चाहता तो उन सेना के जवानों को युद्धबंदी की तरह ट्रीट कर सकता था लंबे समय तक, लेकिन क्या किया है ना, भारत ने उसे वापस कर दिया। प्रदीप जहांगीर, आदत तुम्हारी खराब हुई है इधर कुछ क्लास में। शुरू में तुम बहुत ठीक चल रहे थे, है ना, अब तुम अनावश्यक बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने लगे हो, है ना। अपने आदत पर लगाम लगा लो बेटा, है ना। ज्यादा लिखना फालतू किसी के बारे में बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, है ना। मैं तुम्हें पहले सीरियस स्टूडेंट कंसीडर करता था, लेकिन देख रहा हूं खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तुम्हारे लिए कल कहा था मैंने, है ना। मुझे पता लगता है 2-4 बच्चे कैसे हैं। अनावश्यक तुम भी आज शुरू हो गए हो
होश में रहो वरना होश में ला दिए जाओगे। आदत सुधार लो बेटा, नहीं तो सुधार देंगे, है ना। शुरू में लगता था तुम सीरियस स्टूडेंट हो, सच बता रहा हूं, है ना। अब तुम्हारे टीका टिप्पणी से मैं समझ गया कि तुम भी वही हो। सुधार तो मैं दूंगा ही नहीं, तो कमेंट बंद कर दूंगा, है ना। अनावश्यक जब शांत हो तो कुछ ना कुछ उसमें हलचल पैदा करो, ये 2-4-10 बच्चों की आदत है, हालांकि पहले से बहुत सुधार है। हाँ, 5वां पॉइंट लिखिए, दोनों देश एक दूसरे की सेना को जो युद्धबंदी है सुपुर्द करेंगे, वापस सुपुर्द करेंगे। अब देखिए, दोनों देशों में संबंध को सामान्य बनाने के हेतु प्रयास, तो शिमला समझौता ये जो है प्रयास था। आगे दूसरा जो है भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब की लाहौर यात्रा, लाहौर बस यात्रा, परवेज मुशर्रफ आगरा वार्ता, आगरा वार्ता। तो शिमला समझौते के प्रावधान का पाकिस्तान ने सदैव उल्लंघन किया। कहां उल्लंघन हुआ? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा आपने कि कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है, तो तीसरा पक्ष इसमें कभी उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार क्या करता रहा है, बार बार जो है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाता रहा है, इस्लामिक जगत का समर्थन लेना चाहता रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर। पाकिस्तान की यह चाल रही है। देखिए, दोनों देशों के मध्य संबंध को नॉर्मल करने के लिए 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए लाहौर तक की यात्रा उन्होंने किया, है ना। बस से वो लाहौर गए, हालांकि उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन आप सभी जान रहे हो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, जब भी भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध नॉर्मलाइज होने की स्थिति आती है, वहां की मिलिट्री, वहां की आईएसआई, धार्मिक कट्टरपंथी क्या करते हैं, है ना, वो हस्तक्षेप डालते रहते हैं, है ना। अब आप देखो, प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी साहब गए वहां पर, अपनी तरफ से उन्होंने पहल की कि दोनों देशों के मध्य जो विवाद है वो उसका समाधान किया जाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी, यहीं पर क्रिकेट दोनों देशों में अत्यंत लोकप्रिय खेल है। वैसी स्थिति में भारत के भी लोग पाकिस्तान जाए क्रिकेट खेलने, भारत के खिलाड़ी और पाकिस्तान के दोनों देशों के मध्य अगर आप देखें तो 99 से 2001 के मध्य जो है बहुत प्रयास हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तान की पुरानी आदत है पीठ में छुरा घोंपना। 99 में फरवरी माह में हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं और मई माह में कारगिल में घुसपैठ, कारगिल के द्रास बटाले कई सेक्टर में पाकिस्तान ने अपने कबीलाई भेष में अपने आर्मी को उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर भेज दिया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, 1999 में भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध। अब आप देखिए कि ये दोनों देशों के मध्य संबंध को 65 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, है ना, वो उतना उसमें कुछ ऐसी बातें, यही सारी बातें होती है। ज्यादा शिमला अकॉर्ड है जहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। अब देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री की लाहौर बस यात्रा के बाद लगा ऐसा कि पाकिस्तान अपना रवैया चेंज करेगा और दोनों देशों के मध्य जो है कल्चरल डिप्लोमेसी होगी। भारत के कई फिल्म स्टार पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय है, पाकिस्तान के कई गायक कलाकार जो है भारत में बहुत लोकप्रिय है, उर्दू, गजल, ये सब जो है दोनों देशों के मध्य एक सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री वाजपेयी की यात्रा होती है, उसके कुछ माह बाद ही कारगिल में घुसपैठ होती है और भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है। फिर दोनों देश के मध्य टेंशन को नॉर्मलाइज करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री फिर वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के मध्य समझौता के लिए आगरा वार्ता होती है 2001 में। और आगरा वार्ता में मुशर्रफ ने कुछ ऐसी बातें रख दी जो भारत के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जैसे क्या कहा परवेज मुशर्रफ ने, 4.0 का एक फॉर्मूला कहते हैं, 4 बातें उसने कही। क्या कही? हालांकि आधिकारिक रूप में भारत इसे स्वीकारता नहीं है। मुशर्रफ साहब ने क्या कहा कि जो कश्मीर का जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको एक्चुअल सीमा मान ली जाए, है ना, यानी उसके उधर का जो क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और जो भारत के नियंत्रण में है वह भारत को मिल जाए। अब आप बताओ, ये कभी हमें स्वीकार्य होगा क्या? नहीं। तो पहला बात इन्होंने कहा, दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं क्या करें, वहां से हटा दे। तीसरी बात, जो कश्मीर में है वहां स्थानीय स्वशासन की इकाइयां जो है स्थापित की जाए। दूसरा, दोनों देशों के मध्य सीमा पार लोगों के कश्मीर और भारत के मध्य लोगों के आवागमन को बढ़ाया जाए। अब देखिए, ये जो मुशर्रफ साहब ने जो फॉर्मूला दिया है ना, उसमें क्या कहा, परवेज मुशर्रफ द्वारा कश्मीर समस्या के समाधान हेतु दिया गया फॉर्मूला तो समझते होंगे। पहला क्या था फॉर्मूला? हालांकि भारत ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना। तो तुम्हारी ज्ञानेश शुक्ला, तुम भी उसी थाली के हो, है ना। तुम बीच में ही 5 अरब सवाल पूछते हो, है ना, लास्ट में तुम एक सवाल नहीं पूछ सकते, है ना। परवेज मुशर्रफ, मुझे नहीं पता परवेज मुशर्रफ द्वारा कश्मीर समस्या के समाधान हेतु क्या दिया गया फॉर्मूला। पहला कि LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों देशों के मध्य अस्थायी सीमा मान ली जाए। समझ गए? परमानेंट बॉर्डर सीमा मान ली जाए। दूसरा, दोनों देश कश्मीर के आसपास से अपनी सेना हटा ले। कश्मीर के लोग पाकिस्तान की सीमा में आसानी से आवागमन कर सके। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, है ना। दोनों देश, कश्मीर के लोग क्या करें, पाकिस्तान की सीमा, मतलब LOC जो है, जैसे आप देखिए, अगर आप ये देखिए कश्मीर का पार्ट है तो अभी हमारे टेरिटरी में ये है LOC, तो इसको क्या कर लिया जाए, परमानेंट बॉर्डर मान लिया जाए। और ये जो टेरिटरी है, ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, किसको दे दिया जाए, पाकिस्तान को दे दिया जाए। या ये जो आजाद कश्मीर का भाग है, ये किसको दे दिया जाए, पाकिस्तान को। सोचिए
तो ये चौथी बात इन्होंने क्या कहा कि कश्मीर में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के जरिए अपना रूल होना चाहिए, है ना। चौथा पॉइंट, कश्मीर की जनता को अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार चुनने व स्थानीय शासन चलाने की आजादी दी जाए, चलाने की आजादी। अब आप देखिए इन चारों पॉइंट में आप देखिए भारत के लिए कोई भी एक्सेप्टेबल है क्या? जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को हम एक्चुअल सीमा कैसे मान सकते हैं? हमारा पाक अधिकृत कश्मीर हमारा पार्ट रहा है, तो ऑब्वियसली भारत ने परवेज मुशर्रफ के पहले फॉर्मूले को कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का पार्ट है। बार बार आप देखते नहीं है कि सरकार क्या कहती है कि वो हम लेकर रहेंगे, है ना। तो पहला ही जो है बात कट गया। दूसरा, दोनों देश कश्मीर के आसपास अपनी सेना हटा ले। भारत अगर मान भी ले, अपनी सेना कम भी कर दे, हटा ले, पाकिस्तान आपको लगता है कि आजाद कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर से अपनी सैन्य गतिविधि को हटा देगा? कभी नहीं। पाकिस्तान ने वो पूरे के पूरे क्षेत्र को आतंकी संगठनों के बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर दो ही कैंप है, या तो मिलिट्री कैंप है या तो टेररिस्ट कैंप है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर में, चाहे आजाद कश्मीर हो चाहे पाक अधिकृत कश्मीर, वहां पाकिस्तान आर्मी के कैंप है या तो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के कैंप है। तो दूसरा भी एक मुद्दा जो है कट गया, कश्मीर को के लोग पाकिस्तान की सीमा में आसानी से आवागमन कर सके। अरे भैया, पाकिस्तान की बाहर की सीमा तो हमारी संप्रभु सीमा है, ऐसा थोड़ी है कि वो अलग देश का पार्ट है। तो ये क्या बात हुई? भारत ने इसको भी सिरे से खारिज कर दिया। और चौथी बात क्या है, कश्मीर की जनता अपनी मर्जी से के मुताबिक सरकार चुने। आज भी कश्मीर में लोकतंत्र है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी के मुताबिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर बार बार पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि वहां पर भारत सरकार जो है वो लोकतंत्र के नाम पर छद्म वोटिंग होती है, और वहां की जो आवाम जिसे चुनना चाहती है वहां पर ऐसा नहीं है। वास्तव में आपको ऐसा दिखता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो समय समय पर सरकारें जो है कश्मीर में नहीं बदलती। तो ये दोनों देशों के मध्य वार्ता के समाधान के लिए ये सब प्रयास हुए। हालिया प्रयास कुछ और देखते हैं। जैसे आप देखिए हालिया प्रयास क्या हुए। हालिया का मतलब हाल का प्रयास। जैसे आप हालिया प्रयास आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी 2014 के अपने प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क देश के सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2015 में आई। भारतीय प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा से नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में दिसंबर में वहां पहुंच गए। देखिए कितना समय, टाइमिंग को नोट करिए कि दिसंबर 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान की अचानक यात्रा पर जाते हैं। दोनों देशों के मध्य संबंधों को एक नए स्वरूप में बेहतर बनाने की पहल की जाती है। 2016 में आपके देश में आतंकी हमला हो जाता है। टाइमिंग आप देखें, जब जब भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है, अटैक हो जाता है। देखिए दिसंबर के जनवरी फरवरी में उरी की घटना, आगे आप पूरा सीरियल ऑफ अटैक आप देखिए कि जानबूझकर ये पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, कट्टरपंथी संगठन नहीं चाहते कि दोनों देशों के मध्य संबंध नॉर्मल हो। और इन सब को गाइड कहां से किया जा रहा है? तो अमेरिका से और चाइना से, कि ये दोनों भी नहीं चाहते कि भारत के विरुद्ध जो है शांति का प्रयास पाकिस्तान स्टार्ट करे। तो भारत सरकार के द्वारा हालिया प्रयास में क्या किया गया? नवाज शरीफ के घर प्रधानमंत्री का जाना, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना। लेकिन उसके विरोध में क्या हुआ? पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया गया। अभी हमारा क्या स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी में? जैसे 2016 से अगर आप देखें तो 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पीएम को न्योता दिया गया। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी की पाकिस्तान की अनाधिकारिक यात्रा, अनऑफिशियल, अनौपचारिक कह सकते हो, अनौपचारिक यात्रा 2016 में आप देखें आतंकी हमला, पूरी आतंकी हमला। आप देखिए भारत का पाकिस्तान को लेकर स्टैंड क्या है ना। ऐसा क्यों नहीं चाहता? तभी से ही तो समझा रहे हैं कि वहां लोग भले प्रधानमंत्री, वास्तव में सत्ता किसके हाथों में अधिक केंद्रित है? सेना के हाथों में। और सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार है सैन्य आधुनिकीकरण के नाम पर। अमेरिका से फंडिंग मिलती रहती है, और अगर दोनों देशों के मध्य संबंध नॉर्मलाइज हो गए तो इसका नुकसान सेना को हो जाएगा, अमेरिका को हो जाएगा, चाइना को हो जाएगा। उरी में आतंकी हमला, वर्तमान में हमारा स्टैंड क्या है? अगर हम देखें तो भारत का वर्तमान में स्टैंड क्या है, ये आपको समझना, यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार का पाकिस्तान को लेकर वर्तमान रुख क्या है, स्टैंड क्या है। जैसे आपने देखा होगा 2-3 प्रधानमंत्री ने 2016 में लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा में भारत के समर्थन की बात कही। खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बहेगा, वार्ता और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं होगा। आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को उसकी भाषा में दी जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक। आप देखें कि 2016 के पश्चात भारत ने पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी को ताक पर रखकर हार्ड कोर डिप्लोमेसी का परिचय दिया है। उरी की घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने। पुलवामा की घटना हुई, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया हमने। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, 6-7 मई की रात में हमने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 मिलिट्री कैंप को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो भारत का पाकिस्तान को लेकर स्टैंड क्या है कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत ने क्या कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा करी जाएगी, चाहे सिंधु नदी जल विवाद, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। यानी पाकिस्तान जिस भाषा में भारत के विरुद्ध गतिविधि करेगा, बहुत हो गया। पहले भारत ने हमेशा एक बड़े भाई का एक उदार रवैया अपनाया। दोनों देशों के मध्य संबंध को नॉर्मलाइज करने की भारत की तरफ से हमेशा पहल की गई। भारत ने कभी भी पाकिस्तान की टेरिटरी पर या पाकिस्तान पर हमला पहले नहीं किया, लेकिन बार बार पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध जो भी गतिविधियां हाल के वर्षों में घटने की बजाय बढ़ती ही रही है।
क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि भारत आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसरित है। पाकिस्तान देख रहा है कि भारत दुनिया के मंच पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे बनता जा रहा है। भारत की जो साख अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती चलेगी। जहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होगी, जहां राजनीतिक अस्थिरता होगी, जहां कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में काबिज होंगी, जहां पर धर्म के नाम पर उन्माद होगा, जहां पर आतंकवाद को संरक्षण, प्रोत्साहन, संवर्धन किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो बोओगे वही तो काटोगे। और यही स्थिति पाकिस्तान में। आए दिन आप अक्सर सुनते हैं कहीं मस्जिद में धमाके, कहीं मेन बाजार में धमाके। कल तक कश्मीर जो हमारी टेरिटरी का पार्ट था, उसको लेकर पाकिस्तान बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के विरोध का स्वर गूंज रहा है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन स्टार्ट यहां पर भारतीय सेना ने कार्रवाई स्टार्ट की, अगले सुबह ही आपने देखा होगा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवान है, उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी टुकड़ी को जो है उनकी हत्या कर दी। आज भारत, पहले कभी भी पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में भारत हस्तक्षेप नहीं करता था। बलूचिस्तान मामले में भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री मुखर होकर नहीं बता रहा था। लेकिन ये हमारी हार्डकोर डिप्लोमेसी का पार्ट है कि तुम हमारे कश्मीर, हमारा आंतरिक मामलों में अनावश्यक टीका टिप्पणी करोगे, तुम भारत में हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास करोगे, तुम हमारे देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के सामने चुनौतियां उत्पन्न करोगे, तो हम भी तुम्हें आराम से जीने नहीं देंगे। आज भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज बलोच लड़ाके जो है भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। आज आप देखें पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है कि आज वह कटोरा लेकर दुनिया के बड़े बड़े मंच पर ऋण मांगने के लिए भाग रहा है। कभी चाइना दुत्कारता है, कहीं IMF की डांट पड़ती है, कई बार अमेरिका शाम दाम दंड भेद पुचकारता है, कभी दुत्कारता है। तो इस देश ने जो अपनी राजनीतिक जो विरासत इसकी है, वह इसकी समस्या की जड़ है। हमारे लिए हमारा स्टैंड क्लियर है कि भारत अब पाकिस्तान की तरफ एक नर्म दृष्टिकोण, एक मित्र का हाथ कभी नहीं बढ़ाएगा। वर्तमान समय में जो परिदृश्य बना है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वह हम उसको काउंटर करने की प्रयास कर रहे हैं। यानी भारत सरकार का पाकिस्तान को लेकर वर्तमान दृष्टिकोण क्या है, पहला पॉइंट नोट कीजिए। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ दें। शपथ ग्रहण समारोह में पाक के पीएम को न्योता। दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान की अनौपचारिक यात्रा। 2016 में उरी आतंकी हमला। भारत का दृष्टिकोण क्या है, वर्तमान रुख लिखिए। पहला लिखिए सीमा पार आतंकवाद। सीमा पार आतंकवाद व शांति वार्ता एवं विश्वास बहाली के कदम साथ साथ नहीं चलेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट बहाली के कदम साथ साथ नहीं होंगे। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। अर्थात भारत के विरुद्ध यदि पाकिस्तान आतंकी वारदात को अंजाम देगा तो सिंधु जल समझौता क्या है, आगे बताएंगे, को भारत रद्द कर देगा। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, अर्थात भारत के विरुद्ध यदि पाकिस्तान आतंकी वारदात को अंजाम देगा तो सिंधु जल समझौता को भारत रद्द कर देगा। तीसरा, भारत पाकिस्तान की हर कार्रवाई का कड़ा प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर, आम भाषा में जवाब लिख लो नहीं तो फिर देगा। अर्थात भारत हार्डकोर डिप्लोमेसी प्रयोग पाक के विरुद्ध करेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड ऑपरेशन सिंदूर। दोनों देशों के मध्य कोई भी राजनैतिक संबंध पाकिस्तान की शर्तों पर कायम नहीं होंगे, शर्तों पर कायम नहीं होंगे। एक आधा पॉइंट और जल्दी लिखिए, तेजी से, समय हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के निर्यातक व उत्पादक राष्ट्र के रूप में एक्सपोज करने की मुहिम। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत द्वारा पाकिस्तान की वास्तविक छवि
मसलन एक आतंकवाद को समर्थन, संरक्षण व प्रोत्साहन देने वाले राष्ट्र के साथ साथ आतंकवाद के उत्पादक व निर्यातक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना तथा इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन व सहयोग प्राप्त करना। क्या लिखा है? बहुत शानदार पॉइंट है ये। भारत सरकार की रणनीति क्या है देखिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत द्वारा पाक की वास्तविक छवि, रियल इमेज क्या है? मसलन उदाहरण के रूप में एक आतंकवाद को समर्थन, संरक्षण व प्रोत्साहन देने वाले राष्ट्र के साथ साथ आतंकवाद के उत्पादक व निर्यातक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना। यूएन में भारत का स्टेटमेंट है जो आप लिख रहे हैं यहां पर। पूरे विश्व समुदाय को इसने नकाब ओढ़ रखा है। इसको एक्सपोज करो, नंगा करना, आम भाषा में कहें तो इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन व सहयोग प्राप्त करना। एक दो पॉइंट और है बस, लास्ट 1 मिनट और। किसी भी क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे सार्क संगठन है, पाकिस्तान के साथ कोई भी भागीदारी नहीं। दोनों देश के मध्य व्यापार को भी प्रतिबंधित करना। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता, भारत ने छीन लिया। हाँ, सब बोलता है, बोलने तो सुन लो। नेक्स्ट लिखिए, क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी मंच, उदाहरण के रूप में सार्क में पाकिस्तान के साथ भागीदारी नहीं। दोनों देशों के मध्य वर्तमान परिस्थितियों में व्यापार की संभावनाओं को भी नुकसान। उदाहरण स्वरूप भारत द्वारा पाक को MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, का दर्जा हटा लिया जाना, दर्जा समाप्त करना। और लास्ट में क्या है? यथासंभव युद्ध विराम, युद्ध की संभावनाओं को टालना। दोनों देशों के मध्य यथासंभव युद्ध जैसी परिस्थिति को टालना। आपने भारत के विदेश सचिव का स्पीच सुना होगा। बार बार वो क्या कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की धरती पर कहां हमला किया है। देखो इंडिया का स्टैंड हमेशा, हमने कहां हमला किया है? आतंकी बेस पर। पाकिस्तान की सीमा के भीतर भी हम पाकिस्तान के सिविलियन एरिया पर हमने कहीं कोई टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने उल्टा हमारे सिविलियन क्षेत्र में पंजाब से लेकर कश्मीर तक बहुत सारे काउंटर अटैक किए रिटेलिएशन में। लेकिन भारत ने जो भी सैन्य कार्रवाई की है ना, वो कहां की है? वह सेना के प्रतिष्ठानों पर नहीं की, आतंकी प्रतिष्ठानों पर की। सिविल एंड मिलिट्री। अब अगर उधर से हमला होगा तो एयर डिफेंस के लिए तो क्या किया जाएगा? लाचारी है। मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? आप अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे, है ना, गूगल कर लेना। क्यों औपचारिक वार्ता करेंगे? उधर से वो आतंकी हमला करेगा और हम औपचारिक वार्ता करेंगे? वाह। चलिए आज इतना ही रखिए। लगभग हमने 90% कर लिया। थोड़ा बहुत जो है अगली क्लास में अफगानिस्तान पढ़ेंगे और थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में आधे घंटे। सिंधु जल मुद्दा क्लियर स्टैंड क्या हो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सिंधु जल समझौता एक आधा मुद्दा है, उसको हम लोग तब देख लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, आज वैसे ही डिले हो गया है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि। सवाल पूछ लेना अगले दिन।